वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम अपने छठे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका हम आज पार्ट 2 करेंगे और इसकी एंडिंग करेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन, और जो कि 12th क्लास की बुक है। ज्योग्राफी के सेकंड बुक से ये चैप्टर लिया गया है। आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हरियाली क्या है और इसके उद्देश्य बताओ। तो हरियाली एक केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एक ये परियोजना थी, जो कि जल संभरण विकास परियोजना जिसका नाम था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था ना, वो था जनसंख्या को सिंचाई मतलब पीने योग्य जल, सिंचाई के लिए पानी, और मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए ना जल को योग्य बनाना था, ठीक है। अब ये जो है, अब सिंचाई के काले हम पानी का यूज़ कहाँ पे करते हैं? सिंचाई के लिए करते हैं, पेयजल के लिए करते हैं, मत्स्य पालन के लिए करते हैं, और वन रोपण के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हरियाली के ये उद्देश्य थे, ठीक है। अब जो एक है कि अड़वाड़ी पानी संसद। अब जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये अड़वाड़ी यानी अलवर से मैच कर रहा है। तो यानी ये ना एक राजस्थान में अलवर में चलाई गई एक नीति थी जो पानी से रिलेटेड थी, ठीक है। तो राजस्थान में ना, अब एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में जल संग्रहण की जो नीति जो होती है ना, वो कौन सी नीति होती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कुंड अथवा ढाका कहते हैं। ढाका यानी जब पानी को अब जैसे कि किसी पानी को कहीं पे इकट्ठा करते हैं, उधर ढक देते हैं, यानी ढाका है, ठीक है। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की जो नीति होती है, वो होते कुंड, यानी कुंड या ढाका के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें इसी में जल को संरक्षित किया जाता है। और नीरू मीरू के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो कि एक आंध्र प्रदेश में चलाई जाने वाली नीति थी, जिसका मतलब था जल और आप। ऐसा हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोलगन सिद्धि। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रणाली है, ठीक है। ये एक प्रणाली है जो कि अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अहमदनगर है। तो रोलगन प्रणाली एक प्रणाली है जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। वो वर्षा जल के संग्रहण के लिए ना अपनाई गई थी। तो हम ये चैप्टर जल संसाधन पढ़ रहे हैं जी, यानी जल की सुरक्षा के लिए जो नीति अहमदनगर महाराष्ट्र में अपनाई गई थी, उन्हें रोलगन सिद्धि प्रणाली कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जल संग्रहण के फायदे। तो एक बात बताओ, जल हम संग्रहण करते हैं तो उसके हमारे फायदे क्या हैं? तो जल की उपलब्धता बढ़ाता है। वो उपलब्धता यानी अब जल अगर हम इकट्ठा पैसे हम जमा करते हैं तो पैसे हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो वैसे ही जल को अगर हम संग्रहण यानी बचाते हैं तो जल बढ़ जाते हैं, तो जल की उपलब्धता बढ़ती है। और भूमिगत जल जो होता है ना, उसका स्तर ऊंचा करते हैं ये। क्योंकि अब एक बात बताओ, हम अगर पानी का उपयोग लगातार करते रहेंगे तो जल का जो स्तर है वो नीचे होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम जल संग्रहण करते हैं तो इससे हम जल को हम बचा सकते हैं, ठीक है। और भूमिगत जल के स्तर को ना हम ऊपर कर सकते हैं। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स, अगर हम जल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो फ्लोराइड और नाइट्रेट्स का जो है ना, वो स्तर बढ़ जाता है। तो संग्रहण करने से ना हम इसकी जो मात्रा है फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की, वो हम घटा सकते हैं। अब मिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। अब जल को अगर हम संरक्षण यानी संग्रहण करते हैं तो ये ना, अब जल को अगर हम बचाएंगे ना, तो वो नालियों में जाने से बच जाएगा, वो वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। तो यही है कि अब वो मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। और ये मृदा अपरदन को भी रोकता है। अगर हम जल को एक हम नदी यानी एक कुआं खोद के हम उसमें अगर जल को इकट्ठा करेंगे तो जल उसके अंदर जाएगा। लेकिन अगर उसे समतल ज़मीन पे छोड़ दिया जाए तो वो जल उससे बहता हुआ उसकी जो सारी मृदा हैं उसको साफ अपने साथ ले जाएगा और कहीं और पे अपरदन करके रख देगा। तो वही जल का अगर हम संग्रहण करेंगे तो मृदा अपरदन कम होता है। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, जो कि 2002 में लाई गई थी। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो पूछ सकते हैं आपसे सीबीएसई बोर्ड में। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो था जल का आवंटन। आवंटन क्या होता है? आवंटन यानी बांटना। अब बांटते हम कैसे हैं? तो जो पेयजल होता है यानी पीने योग्य जल, सिंचाई यानी अब एक जगह यानी 4-5 भाग बना दिया, और एक पानी पीने योग्य जल, एक सिंचाई के लिए, एक जल शक्ति यानी हम जैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं ना, तो उन्हें जल शक्ति कहते हैं।
तो अब एक नौकायान के लिए कि यहाँ पे नौकायान ही होगा, और एक औद्योगिक, यहाँ से सिर्फ उद्योग जल ले पाएंगे, यहाँ से कृषि जल ले पाएंगे, और यहाँ से कोई और ले पाएगा, ठीक है। तो ये जल का आवंटन किया गया था 2002 में, ठीक है। वो थी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। अब इसका जो मुख्य लक्षण है ना, अब एक बात बताओ, जल नीति है तो जल से ही रिलेटेड कुछ किया गया होगा, जल को संरक्षण दिया गया होगा, अब जल के शोषण को रोका गया होगा, जल के ऊपर कोई अभियान चलाया गया होगा कि जल जागरूकता फैलाना, कि जल है तो जीवन है, आपने सुना ही होगा। और जल के बारे में बताया गया कि उनकी गुणवत्ता के बारे में बताया होगा कि उनकी गुणवत्ता को हम कैसे बनाए रखें, ठीक है। तो इसका हम पढ़ लेते हैं। तो इसके जो मुख्य लक्षण थे वो उपलब्ध कराना, यानी पेयजल जो पेयजल होता है ना, कहीं कहीं पे पानी नहीं होता है, नहीं ज़्यादा पहुंच पाते हैं, तो वहाँ पे पानी उपलब्ध करवाना। पेयजल की सभी मानव जाति प्राणी को पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है। और भौम जल ज़्यादातर हम पानी जो गांव में अगर जो पानी पीते हैं तो चापाकल या और भी सारे जो नल होते हैं उन सब से पानी पिया जाता है, तो वो भौम जल का शोषण करते हैं, तो इनको रोकना इनकी ये नीति है। और सतह और भौम जल की गुणवत्ता, अब गुणवत्ता क्या होता है, यानी क्वालिटी यानी सतह और भौम जल की जो क्वालिटी है ना, उसकी जांच करना भारतीय राष्ट्रीय जल नीति का कार्य है। और जल के सभी विविध प्रयोगों में, यानी क्या होता है कि सिंचाई में भी प्रयोग लाना, पेयजल में भी प्रयोग लाना। अब किसी एक जल का हमने प्रयोग लिया है, यानी हमने उस जल को दूषित कर दिया, उसी जल को हम दूसरे कोई कार्य, यानी गाड़ी धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, या बर्तन धोने में कर सकते हैं, और भी कई सारे कार्य होते हैं। और जल के ऊपर जागरूकता फैलाना, यानी कोई अभियान चलाना, जल है तो जीवन है, जल ही शक्ति है, और जल का संरक्षण करना, ठीक है। आगे हम एक क्वेश्चन के कुछ मेन फैक्ट्स पढ़ते हैं। सीबीएसई में 2 बार पूछा गया है इनसे क्वेश्चन कि जो गंगा नदी है, सबसे ज़्यादा भौम जल का स्तर कौन सी नदी का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो भौम जल का स्तर है ना, वो है सिंधु नदी का, ठीक है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा है। और सबसे जो कम है ना भौम जल का स्तर भारत में, वो है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। भौम जल का स्तर भारत में सबसे कम ब्रह्मपुत्र नदी का है, और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा आप पूर्ण पूर्ति योग्य उपयोग, यानी इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा ना गंगा नदी का है, ये 170.99, ठीक है। और सबसे कम जो है ना पूर्ण पूर्ति योग्य जल जो है वो स्वर्ण रेखा नदी का है, वो है 1.82, ठीक है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गंगा नदी का है 170.99, ठीक है। और ये ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पढ़ लेना कि सबसे ज़्यादा भौम जल स्तर सिंधु नदी का है भारत में, सबसे कम ब्रह्मपुत्र नदी का है भौम जल स्तर, और पूर्ति योग्य उपयोग जल जो होता है वो सबसे कम है स्वर्ण रेखा नदी का, और सबसे ज़्यादा गंगा नदी का, ठीक है। यही चारों मेन है। बाकी हम अब 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे।